हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साबुन के संगठन पे बात करेंगे। साबुन का संगठन। साबुन के निर्माण में मुख्यतः वसा व क्षार का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोप, स्टोन, स्टार्च तथा फ्रेंचाक व सोडियम सिलिकेट नमक व रेजिन का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इतने जो हैं इनका सब का प्रयोग करके साबुन बनाया जाता है। साबुन निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ। साबुन निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ, तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। वसा, क्षार, सोप, स्टोन, स्टार्च, ये इतना। क्षार के बाद हम बात करेंगे सोप, स्टोन और स्टार्च की। तो ये आप इस वीडियो में पॉज करके पढ़ भी सकते हैं इसको, और इसमें सारा डिटेल में दिया गया है कि ये अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही पूछेगा, साबुन के संगठन में प्रयोग होता है या साबुन किन किन चीज़ों को मिला के बनता है, तो उसमें ऑप्शन में ये सब दे देगा, सोप, स्टोन, स्टार्च, वसा, क्षार। उसके बाद और भी है, हम आपको भी दिखाते हैं। सोडियम सिलिकेट 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे मोम, 7वें नंबर पे रेजिन, नमक। ये 8 चीज़ें ऐसी हैं जो मिला के साबुन बनाया जाता है। और इसमें से कोई भी किसी भी चीज़ का नाम पूछ लेगा, साबुन मिला के बनता है, ऑप्शन में यही सब होंगे, इनमें से सभी या एक ही 2 का नाम देगा। तो ये इतना आप ध्यान दीजिएगा, इन 8 के नाम आपको याद करना है और इसको पास करके आप पढ़ भी सकते हैं कि 8 के कार्य क्या हैं। तो हम एक एक के कार्य पढ़ेंगे। वसा। साबुन बनाने में वसा का उपयोग मुख्य रूप से होता है। तेल, ग्रीज, ओलिन, स्टीरिन, पाल्मिटिन आदि साबुन बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले वसीय पदार्थ हैं। साबुन बनाने के लिए जानत व वनस्पतिज दोनों ही प्रकार से प्राप्त वसा का प्रयोग किया जा सकता है। पैराफिन का प्रयोग भी साबुन बनाने के लिए किया जा सकता है। प्राणिज वसा मुख्यतः तैलो एवं लार्ड वसा का प्रयोग किया जाता है। तेलो वसा से बनने वाला साबुन अच्छी धुलाई करता है, लेकिन यह कठोर साबुन का निर्माण करता है, जिसकी वजह से ऐसे साबुन में झाग कम बनते हैं। लार्ड वसा में ओलिन व स्टीरिन होने के कारण ये साबुन नरम बनते हैं। इन साबुन का प्रयोग स्नान आदि के लिए किया जाता है। बिनौले से प्राप्त वसा से उत्तम प्रकार के साबुन तैयार होते हैं। ऐसे साबुन की धुलाई क्षमता अधिक होती है। इसी प्रकार महुआ तेल से भी अच्छे साबुन तैयार होते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्षार है। क्षार की क्या भूमिका बात करते हैं। साबुन के निर्माण में क्षार आवश्यक पदार्थ होता है। क्षार के लिए अधिकांशतः सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साधारण घरेलू साबुन के निर्माण में इसी क्षार का ही उपयोग किया जाता है। यह बाजार में पपड़ी ब्लॉक अथवा तरल, ये पपड़ी मतलब छोटे टुकड़ों के रूप में, या ब्लॉक एक बड़े टुकड़ों के रूप में, अथवा तरल लिक्विड चीज अवस्था में भी उपलब्ध होता है। लेकिन साबुन को नरम व प्रभावी बनाना होता है तो कास्टिक पोटाश डाला जाता है। अगर नरम व प्रभावी बनाना होता है तो कास्टिक पोटाश डाला जाता है। कास्टिक पोटाश डालने से ही साबुन क्या होता है, नरम हो जाता है। इससे साबुन नरम बनता है। यहाँ पे बात करेंगे ये कास्टिक पोटाश डाला जाता है। इससे साबुन क्या होता है, नरम बनता है। कास्टिक पोटाश डालने से साबुन नरम हो जाता है और जल में शीघ्रता से घुलकर अधिक झाग बनाता है, जिससे इसकी स्वच्छिक गुण में वृद्धि हो जाती है। ये जो कास्टिक पोटाश है, इसको डालने से ये जल में घुलता भी बढ़िया है और झाग भी देता है और स्वच्छिक गुण में वृद्धि हो जाती है। अधिक स्वच्छता करता है ये।
शीघ्रता से घुलकर झाग भी अच्छा देता है। तो ये यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो कास्टिक पोटाश डाला जाता है ये साबुन को नरम बनाता है और झाग अच्छा देता है और घुलता अच्छा है। ये इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात करेंगे सोप स्टोन की भूमिका क्या है। सोप स्टोन, साबुन निर्माण में सोप स्टोन का उपयोग 20 से 25% तक ही किया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग साबुन के भराव के लिए किया जाता है। धुलाई के लिए सहायक पदार्थ नहीं है, लेकिन साबुन की वजन देने में सहायक सिद्ध होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बना कि सोप स्टोन का कार्य क्या होता है साबुन में, तो ये उसको वजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वजन या भराई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है साबुन, सोप स्टोन का साबुन में, बस इसका यही कार्य होता है। स्टार्च की बात करते हैं चौथे नंबर पर। स्टार्च का प्रयोग साबुन निर्माण में किया जाता है। इसकी 2 से 4% मात्रा ही साबुन में कड़ापन लाने के लिए पर्याप्त होती है। इसकी अत्यधिक मात्रा मिला देने से साबुन अत्यधिक कठोर बन जाता है। अधिक कठोर साबुन पानी में जल्दी नहीं घुलता और न ही झाग बनाता है। फलतः इसकी स्वच्छक गुण में कमी आ जाती है। स्टार्च के लिए बेसन या मैदे का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है बेसन शब्द मिला हुआ है प्रश्न हल करते समय। तो ये इतना आप ध्यान दीजिए कि अगर इसमें पूछा गया कि स्टार्च का क्या महत्व होता है, तो इसको कड़ा करने के लिए, और अत्यधिक मिलाने पे अत्यधिक कड़ा हो जाएगा तो वो झाग कम देगा। ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 5वें नंबर पे बात करते हैं सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट की बात करेंगे। इसकी क्या भूमिका है। सोडियम सिलिकेट ठोस एवं तरल दोनों ही अवस्थाओं में उपलब्ध रहता है। यह कांच के समान दिखता है। यह भी एक क्षारीय पदार्थ होता है तथा इसमें उत्तम अपमार्जक गुण विद्यमान रहते हैं। उदासीन सिलिकेट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें साबुन शीघ्रता से गल जाता है। जो उदासीन सिलिकेट होता है ये साबुन को गलाने में बहुत तेज़ शीघ्रता से काम करता है, इसलिए उदासीन सिलिकेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिलिकेट का काम क्या होता है इसको ध्यान रखना। ये एक क्षारीय पदार्थ होता है तथा इसमें उत्तम अपमार्जक के गुण विद्यमान होते हैं। ये उत्तम अपमार्जक कहलाता है। सोडियम सिलिकेट उत्तम अपमार्जक की भूमिका निभाता है। अब बात करेंगे मोम 6ठे नंबर पे। इसकी क्या भूमिका है। साबुन के निर्माण में कभी कभी मोम का प्रयोग भी किया जाता है। यह साबुन को एक आकार देने में सहायक होता है। साबुन को आकार और प्रकार देने में मोम की भूमिका होती है, क्योंकि नहीं तो साबुन क्या हो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। उसको आकार देने में, साबुन का आकार बनाने में मोम की भूमिका होती है। तो ये अगर पूछा गया कि साबुन को आकार कौन देता है तो मोम देता है। ये इतनी बात याद रखना। रेजिन की बात कर लें 7वें नंबर पे। साबुन बनाने में राल एवं अन्य रेजिन भी मिलाए जाते हैं। इससे साबुन पीला एवं चमकदार हो जाता है। रेजिन में कोई स्वच्छक गुण नहीं होते हैं। इससे साबुन की गुणवत्ता में कमी ही आ जाती है। कहने मतलब जो गुण होता है उससे कुछ कमी ला देता है, पर इसका रंग जो है साबुन पीला एवं चमकदार दिखता है। साबुन में चमक बढ़ाने के लिए, पीला एवं चमक बढ़ाने के लिए रेजिन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए साबुन में रेजिन की मात्रा 20% से अधिक नहीं रखते हैं। बहुत कम ही मात्रा डाली जाती है, क्योंकि इसको थोड़ा चमक दिखाने के लिए, साबुन में चमक बढ़ाने के लिए रेजिन का प्रयोग किया जाता है। और 20% से अधिक नहीं रखा जाता है इसमें। अगर ज़्यादा पड़ जाएगा तो साबुन में जो स्वच्छक कार्य करने वाली स्थिति होती है वो कम हो जाएगी। अब बात करते हैं नमक की। साबुन बनाने की प्रक्रिया में नमक का उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में नमक का उपयोग क्षार एवं वसा के घोल में से साबुन को अलग करने के लिए किया जाता है। ये यहाँ पे साबुन बनाने में नमक का प्रयोग किया जाता है। हम लोग देखते हैं आयोडीन की बातें कहीं हम लोगों को मिलता है। ये यहाँ पे जो साबुन और नमक से तात्पर्य है, ये हम लोग जब साबुनीकरण की क्रिया होती है तो वहाँ पे नमक का प्रयोग किया जाता है। हम लोग पढ़े हैं साबुनीकरण की स्थिति को बनाए रखने के लिए या करने के लिए, तो वहाँ पे नमक का प्रयोग किया जाता है। तो वही बात है यहाँ पे कि ये नमक का उपयोग साबुन बनाने में क्षार एवं वसा के घोल में से साबुन को अलग करना। जो क्षार एवं वसा का घोल होता है उससे जो है साबुन को अलग कर लिया जाता है। अगर
क्षार एवं वसा का जो घोल होता है उसमें नमक डालने पे ही वो ठोस रूप में अलग हो सकता है, ये समझ लीजिए। नमक इसीलिए प्रयोग किया जाता है। क्षार एवं वसा के घोल में से साबुन को अलग करने के लिए नमक का ही प्रयोग किया जाता है। साबुन के प्रकार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ। मुख्यतः साबुन के दो प्रकार होते हैं। मुख्यतः साबुन के दो प्रकार होते हैं, मृदु साबुन और कठोर साबुन। मृदु साबुन किसे कहते हैं ये बात कर लेते हैं, और कठोर साबुन क्या होता है ये बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। साबुन के प्रकार में मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मृदु और कठोर। मृदु साबुन की बात करते हैं। मृदु साबुन यह कोमल साबुन जल में शीघ्रता से घुलकर अधिक झाग उत्पन्न करता है। इससे धुलाई क्रिया सहजता एवं सरलता से संपन्न हो जाता है, साथ ही कम समय एवं श्रम लगता है। वस्त्र की अच्छी धुलाई हो जाती है। ऐसे साबुन निर्माण में हल्के क्षार व वसा का प्रयोग किया जाता है। जो साबुन मृदु होते हैं इसमें हल्के क्षार और हल्का वसा का प्रयोग किया जाता है तथा इसे ठंडी विधि से तैयार किया जाता है। दो बातें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, ये हल्के क्षार तथा हल्का वसा का प्रयोग, इसे ठंडी विधि से तैयार किया जाता है, ठंडी विधि। और ये उपयोगी किसके लिए होता है, मृदु साबुन किसके लिए होता है, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए मृदु साबुन प्रयोग अच्छा होता है। ये आप जानते रहिए कि यहाँ पे जो मृदु साबुन की विशेषता है वो हल्के क्षार व हल्की वसा का प्रयोग करके बनाया जाता है, और इसे ठंडी विधि से तैयार किया जाता है। ठंडी विधि से तैयार करने के अलावा ये रेशमी और ऊनी वस्त्रों के लिए ही उपयोगी होता है, ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा आप। अब हम चलते हैं कठोर साबुन पे। कठोर साबुन की अगर बात करें, कठोर साबुन पानी में देर से घुलता है तथा झाग भी कम बनाता है। कठोर साबुन तीव्र क्षार के द्वारा बनाए जाते हैं। इससे धुलाई कार्य अत्यंत कठिनता से संपन्न होता है, साथ ही वस्त्र धोने में अतिशक्ति श्रम एवं समय व्यय होता है। ये इसके कठोर साबुन से समस्या भी होती है। बार बार साबुन को कठोर वस्त्रों पर रगड़ने से इनके रेशों की सूक्ष्म रचना को भयंकर क्षति होने का भय रहता है, ये भी समस्या होती है, क्योंकि जब झाग नहीं आते तो हम लोग बढ़िया से रगड़ते हैं उसको। कठोर साबुन तीव्र क्षार के बने होते हैं। ये तीव्र क्षार के कारण ही साबुन कठोर हो जाते हैं। तीव्र क्षार के कारण ही कठोर साबुन हो जाते हैं, साबुन जो है वो कठोर हो जाते हैं। इस कारण ये रेशों की हानि पहुंचाते हैं। कोमल मुलायम एवं कीमती वस्त्रों को इससे नहीं धोना चाहिए, क्योंकि यह साबुन वस्त्र के रंगों को भद्दे तथा बदरंग बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था साबुन के प्रकार और साबुन के जो संगठन थे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारे इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपको देते रहेंगे और बहुत कम समय बहुत उपयोगी चीज़ें आपको मिलेगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें देते रहेंगे। धन्यवाद।